नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त लद्दाख में जिस तरीके से बवाल हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख में पूरा बवाल हो रहा है, इस बवाल के साथ ही ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि कहीं लद्दाख की आग की कुछ चिंगारी जम्मू कश्मीर में तो नहीं आ जाएंगी, कहीं लद्दाख का ये बवाल जम्मू कश्मीर तक तो नहीं फैल जाएगा। क्योंकि लद्दाख में जिस तरीके से पूरा काम हो रहा है, पूरा बवाल हो रहा है, इस बवाल के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक ऐसा ट्वीट आया है। इस ट्वीट ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं कि शायद जम्मू कश्मीर जिसमें अभी तक बवाल होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर शांत है, क्या जम्मू कश्मीर भी लद्दाख की तरह दोबारा से तो नहीं भड़कने लगेगा? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला के ट्वीट ने ये संदेह पैदा कर दिया है। जाहिर तौर पर सवाल खड़े हैं, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लद्दाख की सिचुएशन और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कैसे अलग है, क्या दोनों में कुछ मिलाप है, और जिस तरीके की मांग लद्दाख के लिए की जा रही थी, क्या जम्मू कश्मीर की मांग भी उसी तरीके की है? डिफेंस एक्सपर्ट अश्वनी सर मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी सिचुएशन है क्या। अश्वनी सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू अभिषेक। अश्वनी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ट्वीट हम देखेंगे उमर अब्दुल्ला का क्या ट्वीट आया, लेकिन सबसे पहले आप लद्दाख के इस हालात को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं, अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वांगचुक हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, इनकी जो डिमांड है वो दो है। एक तो कि जो लद्दाख को 6 शेड्यूल में जोड़ा जाए, और एक उसको पूरे स्टेट का दर्जा मिले। तो ये दो डिमांड है, और गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि एक एक्सपर्ट पैनल की कमेटी बैठेगी और वो बातचीत करेगी, दोनों जो इनके नुमाइंदे स्पेशली लेह के और कारगिल के, और कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाएगा। मगर पहले ये देखते हैं कि जो इनकी डिमांड थी कि कितनी जायज हैं, और कितनी या ये कह सकते हैं कि कितनी बहुत ज्यादा डिमांड है वक्त के अनुसार। देखो, ये 2019 से पहले लद्दाख जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, जो कि एक स्टेट थी, और लद्दाख जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो कि 2 बॉर्डर हैं उसपे। जी। चीन का बॉर्डर भी है और पाकिस्तान का, बिल्कुल। और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं एक्टिव बॉर्डर रहे हैं। और अगर आप देखें, जब ये इकट्ठा था तो जो पैसा मिला तो वो ज्यादातर डेवलपमेंट कश्मीर घाटी की तरफ हुई, लद्दाख के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो नहीं पाई। और जब से ये अगर आप देखें, इन लोगों की डिमांड थी शुरू में कि ये एक यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर से अलग होना चाहिए, जो हुआ। और अभी आप देखें कि जो 5 से 6 साल में जिस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट का दौर आया, वो काबिल तारीफ है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, सड़कें बनी, ब्रिजेस बनी, टनल बनी, उसके बाद जो बॉर्डर पे गांव बने, तो वहां अगर आप देखें कि काफी हद तक डेवलपमेंट हुई है। मगर अब उनकी जो डिमांड है कि अब यूनियन टेरिटरीज को अपग्रेड करके स्टेट बना दिया जाए और इसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। अब गवर्नमेंट ने 2 बातें इंपॉर्टेंट देखी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, और ये जो सोनम वांगचुक जिसको एनजीओ चलाते हैं, जिसको काफी हद तक फंड भी आता है फॉरेन कंट्री से, वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विरुद्ध है। वो कहते हैं कि इससे क्लाइमेट चेंज होता है लद्दाख का, और वहाँ पर काफी हद तक नुकसान होता है, इसलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नहीं इतना डेवलप होना चाहिए। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 2020 के अंदर चीन 3 डिवीजन लेके आ गया था, और हमने ये पाया था कि जिस इलाके में वो 3 घंटे में पहुंच गया, हमें वहां पर कम से कम 2 दिन लगे, क्योंकि हमारी तरफ सड़कें नहीं थी, हमारी तरफ ब्रिजेस नहीं थे, हमारी टनल नहीं थी। तो भारत ने बनाई है, बरान है। तो ये शक है कि कहीं ना कहीं इसको स्टेटहुड मिलेगा। तो जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है, जिस स्पीड से लैंड यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, उसके अंदर काफी बाधाएं हो सकती हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना नजरिया होगा। और दूसरा जो 6 शेड्यूल है, वो एक प्रकार से उसमें भी यही है कि उसको पहले तो देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के साथ साथ यही पॉइंट आती हैं
हम मानते हैं कि इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट यह है कि आप जो जिस इलाके की है उसकी कास्ट कस्टम ट्रेडिशन को बरकरार रखें, वो बरकरार किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो चाहती है ये करे, बातचीत करे, मगर जिस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक के जो एनजीओ ग्रुप ने बातचीत करके वहां पर जंजी जैसी हालात पैदा करने की कोशिश की, नेपाल से इसकी तुलना की, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ है वहां पर वायलेंस वो क्रिएटेड है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। और जब ये वायलेंस हो गया तो सोनम वांगचुक अपना फास्ट तोड़ के एम्बुलेंस में बैठ के वहां से निकल गए। तो ये सच्चाई है कि जो भी लद्दाख में हुआ अनफॉर्चुनेट है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उनकी जो डिमांड जितनी जेन्युइन है, गवर्नमेंट बहुत ही पॉजिटिव माइंड से उसके ऊपर बातचीत करने को तैयार है। तीसरा, भारत को बड़े आराम से चलना, फूक फूक के चलना है, क्योंकि वहां पर इतनी जल्दी स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि बॉर्डर एरिया के कारण दो बॉर्डर है चीन और पाकिस्तान का, वहां पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, लैंड यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर काफी हद तक बाधाएं आ सकती हैं। अगर ये मैं सर यही जानना चाहता हूं, एक मिनट बस आपको रोकना चाहता हूं, मैं सर यही जानना चाहता हूं, आपने जो बॉर्डर का जिक्र किया, ये बॉर्डर का जिक्र भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लद्दाख का जो सीमा आपने बताई पाकिस्तान और चीन के साथ मिलती है, मैं इस बॉर्डर पर भी थोड़ी सी नजर डालना चाहता हूं और आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कितना अहम है। देखिए, जो देश में चल रहा है, क्योंकि लद्दाख में जो चल रहा है वो हिंदुस्तान की आंतरिक लड़ाई है, आंतरिक लड़ाई से बाहर की जो लड़ाई है, जो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की चलती है, उस लिहाज से लद्दाख कितना अहम है, और इस जो ये झड़पें चल रही हैं या जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा सर भारत पर, ये थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डिटेल करिए सर। देखो, क्योंकि दो बॉर्डर मिलते हैं, अगर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस भारत के अंदर होती है तो इसका फायदा दुश्मन देश को तो होगा, चीन और पाकिस्तान को। और क्यों सेंसिटिव है कि अगर आप जो लद्दाख का इलाका देखें, साइचिन का, वो इलाका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वो चीन ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है भारत का 1962 और 1962 से पहले। और कुछ एक सक्षम गांव वैली जो है वो चीन को पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया, वो भी पीओके का हिस्सा था। तो ये इलाका भी भारत का जो लिया हुआ है, और उसके बाद वो वहां से प्रेशर डाल रहा है साइचिन से, जो कि लद्दाख के ईस्ट में है, और वेस्ट में है एक पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान। ये दोनों तरफ से भारत की जो नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर है उसको ये सैंडविच कर सकते हैं। और सच्चाई यह है कि अभी भारत इस इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जोरों से बढ़ा रहा है कि हम इतने काबिल हों कि हम दोनों तरफ से इकट्ठा एक प्रकार से मुकाबला कर सके और दुश्मन के ऊपर हावी हो। और उसको होने के लिए अपने ग्लेशियर के अंदर भी सड़कें बनाई हैं, जिसको बेसिक मार्गो सोसमा सेसेला रोड बोलते हैं। तो डर ये है कि जब अगर स्टेटहुड आ जाती है तो वो स्टेटहुड में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतनी स्पीड नहीं होगी जितना कि ये एक यूनियन टेरिटरी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होती है, उसको एग्जैक्ट पता होता है कि इसका महत्व क्या है देश की सुरक्षा के लिए। ये एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सेंसिटिव स्टेट है जिसके साथ दो बॉर्डर मिलते हैं, और दोनों बॉर्डर एक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो चीन के साथ है, जो अभी तक हमारा बॉर्डर शांत नहीं हुआ। 3 डिवीजन से ज्यादा अभी भी चीनी वहां पर लेके बैठे हैं, टैंक्स बैठे हैं, बड़ी बड़ी बस्त्रबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी पीसीज हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कहते हो स्टेटहुड जब आती है, स्टेट होती है, वो अपनी स्टेट की तौर से देखते हैं, वो इंटरनेशनल जो पूरा नेशनल नजरिया है वो शायद नहीं देख पा सकते। जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो लार्जर पिक्चर नहीं देखते। बिल्कुल सर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी कि बाहर वाले को अगर खदेड़ना तो अपने घर के तो सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। लेकिन अब मैं उमर अब्दुल्ला का आपको ट्वीट दिखा देता हूं, वो ट्वीट बड़ा अहम है इस पूरे बवाल के बाद। उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि लद्दाख वाज नॉट इवन प्रोमाइज्ड, मतलब उनका कुल मिलाकर बात कहने की है कि यूनियन टेरिटरी की 2019 के बाद ये मांग कर रहे हैं और ये नाराज हैं। जम्मू कश्मीर तो बहुत दिनों से मांग कर रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मतलब उम्मीद है कि भाई साहब उनको भी आज़ादी मिलेगी। इस तरीके की चीज़ें उमर अब्दुल्ला लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट के बाद, उमर अब्दुल्ला के सर इस ट्वीट के बाद कि ये लद्दाख वाले तो 2019 के बाद से कर रहे हैं, हम तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि ये लद्दाख की आग कहीं जम्मू कश्मीर तक तो चिंगारी नहीं आ जाएंगी सर, और इसका फिर असर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, एक तो आपने जो ट्वीट किया उन्होंने ये लिखा है कि भाई लद्दाख को स्टेट हुड का कोई प्रॉमिस नहीं किया था। उन्होंने तो पहली डिमांड ही उनकी यूनियन टेरिटरी की थी, वो दी है। और उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को तो प्रॉमिस किया गया था, और प्रॉमिस किया गया था, बिल्कुल। हाँ, कोर्ट ने भी बोला उसके स्टेट हुड। अभी हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और इसमें क्या फर्क। देखो जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं कि 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको दो हिस्सों में बांट लिया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख का इलाका था वो विदाउट लेजिस्लेशन था, बिना असेंबली के, और जो JNK का था वो असेंबली के साथ था, मगर दोनों यूनियन टेरिटरी थी। मगर ये कहा गया था आने वाले समय में कि इसको स्टेट हुड दिया जाएगा, और कोर्ट में भी ये बताया गया कि जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी इलेक्शन के बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट हुड दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगा। तो क्या अगर ऐसा बोल रहा था, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया? देखो आपको देखना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है एक सेंसिटिव स्टेट है, और आपको पता है आतंकवाद की घटनाएं काफी हद तक कंट्रोल कर ली है, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी 3000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं, और वो लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं, उनको पुश करने की कोशिश करें। अभी अगर आप देखिए 5 साल में वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली कश्मीर घाटी में टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम हुआ है। वहां पर आप देखें सड़कों का जाल बिछा है, IIM मेडिकल कॉलेज हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं, असेंबली इलेक्शन अच्छे हुए हैं, मगर अभी भी वो खतरा बरकरार है आतंकवाद का। क्योंकि जब भी सोचती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। अगर आप देखें कि अब पहलगांव हुआ तो एकदम इतना बड़ा जेनोसाइड टाइप का ऑपरेशन मैसेकर किया। तो ऐसे में गवर्नमेंट बड़े सोच विचार से चल रही है कि जितना हमने अच्छा किया है, जितना कंट्रोल में लाए, कहीं ऐसा ना हो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। उसकी दो वजह है कि कश्मीर घाटी के अंदर अभी 60 से 70 रेगुलर टेररिस्ट रह गए हैं, और उसकी लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की को खत्म किया, मगर ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल अभी भी हैं। और साउथ ऑफ पीर पंजाल जो है वहां पर कुछ आतंकवाद पिछले 2-3-4 साल में बढ़ा है, क्योंकि कुछ फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई। तो गवर्नमेंट का नजरिया ये है कि भाई हमने इस सिचुएशन को काफी कंट्रोल में ले आए हैं, इसको अभी तक ये सिचुएशन इतनी ठीक नहीं हुई कि हम इसको दोबारा स्टेट हुड दे दे, क्योंकि फिर अगर सिचुएशन फिर निकल गई हाथ से तो फिर इसको काबू लाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी हमने स्टेट हुड दिया है, हाँ उसको पूरा स्टेट हुड नहीं मिला, अभी भी यूनियन टेरिटरी है, इलेक्शन कराए हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको देख रही है और आने वाले समय में इसको स्टेट हुड देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी वादा किया हुआ है। मगर अमर अब्दुल्ला को भी समझना चाहिए कि वाकई जिस प्रकार से अमन और शांति का माहौल अभी था वो कभी पहले नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में। मैं लद्दाख में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका 2 साल, और कम से कम 20 साल के करीब जम्मू एंड कश्मीर में रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा कि सिचुएशन वहां की बिल्कुल अलग है लद्दाख से, और जम्मू एंड कश्मीर की जो घाटी है वहां पर धीरे धीरे काफी हद तक नॉर्मलसी आई है। मगर अभी भी डर है ये आतंकवादी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे सिचुएशन ठीक हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पक्का देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा है और करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने एक प्रकार से अंडरटेकिंग दिया हुआ है। तो ये कहना कि ऐसा कुछ हो सकता है वहां, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां लोग बहुत खुश हैं, वहां पर अमन शांति का दौर है। जहां पर बात बात पे स्ट्राइक होती थी, आज स्ट्राइक नाम की चीज नहीं है, पत्थर कोई बांधने वाली कोई घटना नहीं होती, स्कूल बंद नहीं होते, और वहां पर जो रेडिकलाइजेशन है, ये नहीं कहूंगा कि पूरा खत्म हो गया, कि काफी हद तक खत्म हुआ है जो साउथ कश्मीर में होता। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो जितना हमने पाया था वो हम खो दे। तो अभी धीरे धीरे सोच समझ के चल रही है, मगर ये कहना कि भाई ऐसा
लद्दाख की तरफ, तो मुझे नहीं लगता इन दोनों स्थिति के अंदर कोई कंपैरिजन है, और दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रही है, दोनों में डेवलपमेंट हो रही है, और अपने हिसाब से हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों को जिस प्रकार से डिमांड है, बातचीत करके, सोच विचार करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही वादा है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले देखनी है, देश की डेवलपमेंट उसके बाद देखनी है, और फिर साथ लेके चलना लोगों को। मुझे लगता है ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स को भी समझ आएगी। नहीं, वैसे तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र लद्दाख पर भी है, वहाँ पर भी एक अपना दल भेज दिया गया है, और वहाँ पर भी ये परखा जाएगा, जांचा जाएगा कि आखिर चूक हुई कहाँ, आखिर ये पूरा बवाल हुआ कैसे। लेकिन देखिए, अब अमन चैन की जैसे आप बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके का अमन चैन रहे, वो तो अपनी जो शरारतें करता रहता है वो तो हरकतें करेगा, लेकिन हमें कम से कम ठीक रहना है, हमें कम से कम पाकिस्तान की शरारतों से बचना है। लेकिन सर चलते चलते आखिरी में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जो लद्दाख में इस वक्त हो रहा है, और वांगचुक क्योंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई, उनकी समर्थन में, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी समर्थन में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप सर वांगचुक के किरदार को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उनको एक तरीके से विपक्ष जो है वो हीरो के तौर पर देख रहा है? देखो, बिल्कुल नहीं। देखो, सोनम वांगचुक जो है एक एनजीओ चलाते हैं जिसको फंड बाहर से कराया, और आप देखें जितने भी ये एनजीओ होते हैं, भारत के बाहर जो हैं वो नहीं चाहते भारत की डेवलपमेंट हो, और कई तरीके से कई एनजीओ को, स्पेशली जो यूएस से हैं, और जिनको आप ऐसे एनजीओ को पैसा आया जाता है, और स्पेशली अभी सब सोनम वांगचुक के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं शक और सवाल के दायरे में आता है कि जिस प्रकार से इस एनजीओ के पास पैसा आया, जिस प्रकार से इसने वायलेंस कराया, जिस प्रकार से इसने अपना एक प्रकार फास्ट तोड़ के ये एम्बुलेंस में बैठ के निकल के जब देख रहे थे वायलेंस हुआ, तो इसमें शक के दायरे में, इसमें कोई शक नहीं। तो ये कहना है कि भाई सोनम वांगचुक एक बिल्कुल चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, वहां पर स्टेटहुड हो, बार बार उनको ये समझाया गया है कि भाई जो डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, ये एक प्रकार सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। चीन आपके सामने खड़ा हुआ है, आप अगर डेवलप नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि चीन आपके नजदीक और आ जाएगा, तो आपको मजबूत बनना। अगर आप चीन से इज्जत चाहते हैं, वो कहते हैं अगर आप पीस चाहते हैं तो लड़ाई के लिए तैयार रहे, अगर आपको लड़ाई के लिए तैयार होना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। वो बात करते हैं कि भाई ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इससे वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम थी। तो जो कुछ वो बोल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं जो कि फॉरेन फंडेड ये एनजीओ ग्रुप को बुलाया जा रहा है, और ये सोचना कि ये इनकी इंटरेस्ट स्टेट का, ये मुझे लगता नहीं। जिससे कुछ एक हालात ऐसे लगे हैं कि जो एनजीओ में फंड आ रहा है, जो उनके ऊपर दबाव डाल के कार्य हो रही है, इसमें कोई शक और सवाल है, देश के हित में नहीं हो रहा, और इसीलिए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी मुझे लगता है सीबीआई भी करेगी। बाकी मुझे शक है कि इतना इनोसेंस नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, और इसमें फॉरेन फंडिंग है इन्वॉल्व। और मैं यही कहूँगा ऑपोजिशन को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले, देश हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और देश की डेवलपमेंट अभी है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि सभी लोग शांति से रहें, और वायलेंस किसी चीज का सलूशन नहीं है, बातचीत करके कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, और मुझे लगता है यही सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। तो अब जिस प्रकार से एपेक्स बॉडी बनाई गई है, बातचीत होगी, और ये एनजीओ है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इस पे शक के घेरे में हैं कि इतना पैसा कैसे आया, कहाँ यूटिलाइज हुआ, किसने बोला, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेन फंडिंग वो चाहते हैं कि भारत की डेवलपमेंट में कुछ बाधाएं आए, क्योंकि उनको लगता है कि भारत जिस तरीके से स्पीड से बढ़ रहा है, आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, तो इस प्रकार वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश पक्का करेंगे। इसलिए मुझे लगता है भारत को और भी चौकन्ना होने की जरूरत है। अभी देखिए, बिल्कुल सर, जो आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, और बचना होगा इन सब चीज़ों से, और सवालों के घेरे में तो खैर है ही है, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी है।
अब देखना है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पूरे मामले की छानबीन होगी कि आखिर कैसे कहाँ कमियां रह गई। उसके बाद में जो सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि लद्दाख की ये चिंगारी क्या जम्मू कश्मीर को भी इफेक्ट करेगी? और वांगचुक के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।